हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन पीसीएस। मैं हूं प्रेमलता और आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश शासन का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण फेज, सम्राट का शासन, यानी 1858 से 1947 तक का समय। पिछली क्लास में हमने कंपनी के शासन से जुड़े सारे एक्ट्स को डिटेल में समझा। आज हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद किस तरह ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और कैसे एक एक एक्ट ने इंडिया के प्रशासन, राजनीति और संविधान के विकास को प्रभावित किया। इस क्लास में हम क्राउन रूल के की फीचर्स, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को बिल्कुल आसान भाषा में हैंड रिटेन नोट्स के साथ समझेंगे। सो गेट रेडी, क्योंकि आज के लेक्चर आपकी पॉलिटी को और स्ट्रांग बनाने वाला है। पिछली क्लास में हमने कंपनी के शासन को देखा था और इस क्लास में हम देखेंगे ताज का शासन अर्थात सम्राट का शासन। इस शासन के अंतर्गत जो मुख्य अधिनियम थे वह थे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उससे इस क्लास की शुरुआत करेंगे और वह है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले अधिनियम को। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को देखें, इसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, जिन कारणों से इस अधिनियम का बनना तय हुआ। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इस अधिनियम को बनाया गया था। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो थी वो ब्रिटिश राजशाही को क्या की गई? हस्तांतरित कर दी गई। जो पहले कंपनी के अधीन हुआ करती थी, अब उसे क्या कर दिया गया? ब्रिटिश राजशाही के अधीन क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया। इसके तहत भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। किसके अधीन? महारानी विक्टोरिया के अधीन सीधे भारत का शासन चला गया। पहले कंपनी रूल करती थी, लेकिन अब सीधे विक्टोरिया महारानी के अधीन चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। अब पहले जो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल जो पदनाम था उसे अब चेंज कर दिया गया। अब उसे क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जो भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ये जो वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ठीक है। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। किसको किसको समाप्त किया? निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया।
पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी, ये जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी वह 1774 के 1774 नहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू हुई थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड का निर्माण किया गया था। निदेशक बोर्ड का क्या कार्य था? कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखना, जबकि नियंत्रण बोर्ड सभी राजनीतिक मामलों को अपनी देखरेख में करवाता था। इसके द्वारा क्या किया गया, एक नए पद का सृजन किया गया जिसको नाम दिया गया भारत का राज्य सचिव। क्या नाम दिया गया? भारत का राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। अब जो भारत का राज्य सचिव था, राज्य वो क्या करता था? भारतीय प्रशासन पर पूर्ण रूप से अब नियंत्रण करता था। भारतीय प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण इसका हो गया। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। क्या था ये? जो राज्य सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है, इससे तात्पर्य है कि ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? 15 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया, जो कि एक सलाहकार परिषद थी। ये सलाह केवल देती थी, सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। किसे बनाया गया? भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। क्या किया गया? भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी क्या किया जा सकता था? मुकदमा किया जा सकता था। इस व्यक्ति पर भी क्या किया जा सकता था? मुकदमा। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि निगमित निकाय कौन सी निकाय होती है। ऐसी कानून समूह या फिर ऐसा कानूनी समूह जिसे कानून के द्वारा एक व्यक्ति का दर्जा दे दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है? निगमित निकाय कहा जाता है। चलिए अगले एक्ट को देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसके द्वारा क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। क्या किया? भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। कौन कर सकता था? वायसराय। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया? मनोनीत किया। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को क्या की? उनकी विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी। इन शक्तियों को बम्बई और मद्रास से कब छीनी गई थी? 1833 के एक्ट द्वारा। लेकिन 1861 में क्या की गई? इन्हें वापस कर दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई।
इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। 1773 में ये स्टार्ट हुई थी और 1833 में जाके अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल रही। कब तक? 1937 तक। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक शक्तियां दे दी। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? पोर्टफोलियो प्रणाली में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के हर सदस्य को गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक विभाग दे दिया गया, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग, राजस्व विभाग और इसमें क्या होता था? प्रत्येक सदस्य अपने विभाग से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकता था। केवल बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते थे और नीतिगत फैसले होते हैं उसी पर क्या किया जाता था? गवर्नर जनरल के पास उसे भेजा जाता था। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। किसे? वायसराय को। यह अध्यादेश कौन जारी कर सकता था? वायसराय। बिना काउंसिल के सदस्यों की संस्तुति के, बिना काउंसिल की संस्तुति के। और इसकी अवधि केवल कितने माह होती थी? मात्र 6 माह की। कितने माह की होती थी? 6 माह की। तो ये रहा हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या की गई? बढ़ाई गई, लेकिन जो सरकारी सदस्य थे उन्हीं का बहुमत रहा। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी बनाया, अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो गई। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव का व्यवस्था किया। हालांकि चुनाव शब्द का इस अधिनियम में कहीं प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं। इसके स्थान पर यह कहा गया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की यह प्रक्रिया है, ना कि चुनाव शब्द को इसमें प्रयोग किया गया। चलिए अगला देखते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। उस समय जो मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? राज्य सचिव। जबकि मिंटो जो थे वो कौन थे? वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में क्या की? वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या
16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितनी? 16 से बढ़ाकर 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इनकी संख्या थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यहाँ पे जो है सरकारी बहुमत थी, सरकारी सदस्यों की बहुमत थी, जबकि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को अनुमति मिल गई। इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। अनुपूरक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर मुख्य प्रश्न पूछता है और उसका जवाब मिल जाता है तो वो उस जवाब को और स्पष्ट करने के लिए, विस्तार से समझने या किसी बिंदु पर अधिक जानकारी पाने के लिए जो अतिरिक्त प्रश्न पूछता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न। और बजट पर संकल्प रखने का तात्पर्य यह होता है कि संसद या विधानसभा में जब बजट पेश किया जाता है तो उसके विभिन्न हिस्सों जैसे व्यय, आय, कर नीति, अनुदान आदि पर सदस्य अपनी बात रखते हैं और एक औपचारिक प्रस्ताव या सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इसी को संकल्प रखना कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, पहले ऐसे सदस्य थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया, इन्हें चुना गया और इन्हें क्या बनाया गया? विधि सदस्य। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये आप लोग नोट करते चलिएगा। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इसलिए इसको के लॉर्ड मिंटो को क्या जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। ये मुख्य हो जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो हैं वो लॉर्ड मिंटो हैं। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले जो सदस्य चुने गए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया जो कि 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसके द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। अभी भी सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषय ऐसे विषय थे जिन पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। उन मंत्रियों की जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों में गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था जो विधान के परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी यूनानी शब्द में इसको डाईआर्की से व्युत्पन्न है जो शासन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि ये व्यवस्था काफी असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। द्विसदनीय कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। किसके स्थान पर? भारतीय विधान परिषद के स्थान पर। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। जो बहुसंख्यक सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन इनका किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। केवल कमांडर इन जो चीफ था, कमांडर इन चीफ जो था वो भारतीय नहीं हो सकता था, भारतीय नहीं हो सकता था। बाकी 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसके अनुसार इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया। पृथक निर्वाचन को विस्तृत कर दिया जो कि 1909 में केवल मुस्लिमों के साथ शुरू हुआ था। अब कहाँ तक बढ़ गया? सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों तक इसको विस्तृत कर दिया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। कहाँ पे? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अब जो भारत सचिव जो कार्य कर रहे थे, भारत सचिव, इनके कुछ कार्यों को यहाँ पे हस्तांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त थे उनको हस्तांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसकी स्थापना 1926 में हुई। और ये किसकी सिफारिश पे हुई थी? ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन हुआ था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। अब राज्य जो थे, राज्य विधानसभा अपना बजट स्वयं तैयार कर सकते थे। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है साइमन आयोग। ये कोई एक्ट नहीं था ना अधिनियम, ये एक आयोग बनाया गया था जो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में इसे बनाया था। यानी कि जो समय सीमा थी 10 वर्ष की, उससे 2 साल पहले ही इसने बना दिया।
नए संविधान में इसका मुख्य उद्देश्य था नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए इसको गठित किया गया था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय यह आयोग था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिनमें सब के सब कौन थे? अंग्रेज थे। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी दलों ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए इसने सिफारिश किया। आयोग के प्रस्तावों पर विचार के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। किसके साथ? ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ। इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आता है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में, ये जो ब्रिटिश पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड, 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना तैयार की जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसने दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? संशोधन के लिए वो पूना के यरवदा जेल में अनशन आरंभ कर दिए। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता के नाम से, इन सभी बातों को आप इतिहास में डिटेल से देखेंगे। इसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किया गया। क्या किया गया? दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया गया और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। राज्य प्लस रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों को बनाया। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, तो यह व्यवस्था ये फेल हो गई। ये वाली पहली प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, इसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, जिसकी शुरुआत हम देखते हैं 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में होती है और 1919 में ये आके क्लियर हो जाती है जब विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांटा जाता है। लेकिन अब क्या किया गया? ये जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी इसको बंद कर दी जाती है और प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया जाता है। क्या? प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत की जाती है। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। जो उत्तरदायी मंत्री थे, गवर्नर जो होते थे, अब राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था।
पर कार्य करना था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और हस्ताक्षरित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये प्रावधान भी कभी लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। 1935 के अधिनियम द्वारा दलितों, महिला, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का और ज्यादा प्रसार कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और प्रसारित कर दिया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें महिलाओं को, मजदूर वर्गों को और दलितों को जोड़ दिया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की अब टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार अब प्राप्त हो गया। इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना एग्जाम में पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और पहले ये निजी बैंक थी। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से यह पूर्ण रूप से सरकारी बैंक बन गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग को गठित किया, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। और 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। वो हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। चलिए अब बढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की तरफ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। उन्होंने 30 जून को ये डेट रखी थी कि भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को पेश किया। किस योजना को? विभाजन की योजना को माउंटबेटन ने पेश किया। विभाजन की योजना को माउंटबेटन ने पेश किया, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हों या उसमें रहें, इस बात के लिए ये स्वतंत्र थे।
इसने वायसराय का पद जो है उसको समाप्त कर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन का ताज करेगा, लेकिन राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। ब्रिटेन में क्या किया? भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौतों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हों या फिर स्वतंत्र रहें। भारतीय रियासत दोनों में से किसी एक डोमिनियन में जाएं या फिर से स्वतंत्र खुद को रख सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा करने के लिए व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार या स्वीकृति नहीं दे सकते थे, उनको क्या किया? वंचित कर दिया गया ब्रिटिश शासक को। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हो गया। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया और इन्हें राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करना था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है वो समाप्त कर दिया। इसने भारत राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। अतः 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, डोमिनियन भारत कहना ज़्यादा सही रहेगा, डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर ये प्रश्न पूछ ले तो कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। और जवाहरलाल नेहरू और पीटी नेहरू जो थे वो पीएम बने और इनको शपथ किसने दिलवाई? माउंटबेटन ने दिलवाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। जो 1946 में संविधान सभा बनी थी वह स्वतंत्र डोमिनियन भारत की संसद के रूप में पहचानी गई। भारत की संसद के रूप में पहचानी गई। एम लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लास्ट में दिया है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें कौन लोग किस पोस्ट पे थे, तो उसको याद रख लेना बहुत ज़रूरी होता है पीसीएस की दृष्टि से। तो इसमें हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को
परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री के रूप में बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सी.एच. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु मंत्री, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला विभाग से, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य से, गजनफर अली खान स्वास्थ्य से, जबकि जोगेंद्र नाथ मंडल विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के भी सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के भी सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। पीटी नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब जो स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल थी उसमें कौन लोग थे क्या, ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के और वैज्ञानिक शोध के मंत्री बनाए गए हैं। जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों मामलों का मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन, आर.के. खड़गुमन शेट्टी को वित्त मंत्री, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को विधि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, अमृत कौर को स्वास्थ्य, सी.एच. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति और नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया। तो ये रहा हमारा एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का था। अगली क्लास में हम अगले इसके चैप्टर को लेके आएंगे, इसके हैंड रिटन नोट्स को। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।